ओके। तो सबसे पहले नाज़नी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मैं भी मुस्लिम के पॉडकास्ट पे आने को। मुझे जब से आपके बारे में पता चला है और जब से मैंने आपकी कहानियाँ पढ़नी शुरू करी हैं, मैं बहुत-बहुत उत्सुक थी कि मैं आपको किसी तरीके से आप तक पहुँचूँ और आपकी कहानी मैं भी मुस्लिम के ज़रिए सुना पाऊँ। तो पहले तो बहुत शुक्रिया उसके लिए। एंड आई थिंक जो दूसरी चीज़ मैं आपसे बहुत दिल से कहना चाहती हूँ शुक्रिया इसकी जो आपकी रिपोर्टिंग रही है पिछले इतने सालों में स्पेशली ऐसे मुद्दों पर जो बहुत लोग बहुत बार नहीं सुनना चाहते या समझना नहीं चाहते, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। मैं एक तरीके से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ ये सुनकर के आपका काम और आपकी रिपोर्टिंग कितना कुछ हम सबके लिए एक तरीके से लेसन है कि हम अपनी राइटिंग, हम अपनी रिपोर्टिंग में कैसे वो चीज़ें बयाँ कर सकें। तो मैं उस पहलू पर बाद में जाऊँगी, लेकिन सबसे पहले शुक्रिया एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। मरियम, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया क्योंकि हम एक पत्रकार हैं और हम हमेशा दूसरों की मन की बात निकालते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं। कभी-कभी हमारा भी मन होता है कि हम अपने मन में भी जो है वो भी निकालें, वो भी लोगों के सामने आए। तो इस पोस्टकार्ड से मैं भी मुस्लिम हूँ के ज़रिए अगर मुझे कुछ कहने का मौका मिला है तो मैं ज़रूर जो मेरे दिल में है कुछ-कुछ बातें जो मेरे साथ होती रहती हैं तो वो मैं चाहूँगी कि खुल कर के बताऊँ ताकि लोगों को पता भी चले कि हमारे मन में भी कुछ होता है। हम पत्रकार हैं तो हमारा ये नहीं है मतलब कि हम सिर्फ लोगों की बातें जाने। हम भी इंसान हैं, हमारे दिल में भी कुछ चलता रहता है, हमारे साथ भी बहुत कुछ होता है। हुँ। तो सबसे पहले नाज़नी क्योंकि आपने ये बात शुरू करी, एक तो आपके इंट्रोडक्शन से चलते हैं कि आपने खबर लहरिया के साथ करना काम कैसे शुरू किया? और उससे पहले ऐसे आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या एक तरीके से एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिन्होंने आपका खबर लहरिया के साथ एक नाता जोड़ा और वहाँ से आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई? मेरा मेरा नाम नाज़नी है, खबर लहरिया में मैं इस टाइम सीनियर रिपोर्टर के पद में हूँ। 2007 में मैं खबर लहरिया से जुड़ी थी और जब मैं खबर लहरिया में जुड़ी थी तो मेरी स्थिति बहुत खराब थी, मेरे 5 बच्चे छोटे-छोटे थे और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उस टाइम पे यही था कि एक मुस्लिम परिवार से हूँ और बाहर नहीं निकलना है, पर्दे में रहना है और एक महिला भी हूँ, मुस्लिम के साथ-साथ तो महिला हूँ, तो महिलाओं को वैसे भी फाउंडेशन होता है हर चीज़ का। तो बहुत सारी दिक्कतें थी और काम बाहर करना बहुत मुश्किल था और परिवार के हालात बहुत खराब थे। तो मुझे काम चाहिए था, कुछ भी काम मिलता क्योंकि मैं बहुत पढ़ी-लिखी नहीं थी, 8 तक बस पढ़ी हूँ। तो मेरे लिए मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पत्रकार बन जाऊँगी। मैं यही सोचती थी कि मुझे बहुत मेहनत झाड़ू-पोछे का काम मिल जाएगा, कोई मज़दूरी मिल जाएगी या किसी शॉप में कुछ काम मिल सकता है छोटा-मोटा और पत्रकार का काम तो कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं पत्रकार बन सकती हूँ। उसके बाद जब मेरी स्थिति बहुत खराब थी, मेरे यहाँ एक मेरे बगल में जो मेरे मकान मालिक थे, उनके बच्चों को पढ़ाने सिपारा पढ़ाने आते थे, अरबी, उर्दू पढ़ाने। उन्होंने बताया कि बांदा में बाबूलाल चौराहे में एक ऑफिस खुला हुआ है, आप वहाँ जाओ, वो महिलाओं को काम देते हैं, शायद आपको भी मिल जाएगा वहाँ पे। तो दिमाग में मेरे यही था कि मेरे पास तो ना कोई डिग्री है, ना कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, जो मुझे वहाँ काम मिल पाएगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करके गई कि शायद कुछ मिल जाए, कुछ भी मिलेगा, मुझे ऑफ़िस में झाड़ू-पोछा भी मिलेगा तो मैं वो भी कर लूँगी। तो मैं यही सोच के गई थी और जब मैं गई तो मुझे वनागना ऑफ़िस एक है महिला हिंसा पे काम करता है, वो ऑफ़िस मिला। क्योंकि खबर लहरिया नया-नया आया था तो आम जनता इतना ज़्यादा उसको नहीं जानती थी। वनागना काफ़ी समय से काम कर रहा था तो वनागना को लोग ज़्यादा जानते थे। जब मैं वनागना ऑफ़िस पहुँची तो वहाँ की एक अनीता दीदी थी जो ऑफ़िस में ही रहती थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे तो काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीए पास लड़कियों को काम मिलता है या फिर उनके पास कुछ एक्सपीरियंस हो अगर हाई स्कूल इंटर है तो, आर्ट वालों के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर ठीक है आप बता दीजिए कहाँ पे? उन्होंने कहा थोड़ा-सा दूर जाओ ऐसे करके वहाँ पे एक ऑफ़िस है खबर लहरिया का अभी नया-नया आया है यहाँ पे और वहाँ पत्रकार लड़कियों को पत्रकार बनाते हैं। तो फिर भी एक दिमाग में होता है कि पत्रकार और मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मुझे पता नहीं क्या काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर जब मैं पूछते-पूछते गई तो मेरी जो हम संपादक हैं कविता दीदी और मीरा दीदी जो हैं वो दोनों लोग बहुत तेज़ धूप थी, मई-जून का महीना था तो वो छतरी लगाए चली जा रही थी। तो मैं उन्हीं से पूछ बैठी यहाँ पे कोई खबर लहरिया का ऑफ़िस खुला है क्या? तो बोली पहले मुस्कुराई फिर बोली कि क्यों तुम्हें क्या काम है? मैंने कहा कि मुझे काम था, काम चाहिए था। तो बोली कि तुम काम कर पाओगी? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं कर पाऊँगी? तो बोले अच्छा आओ चलो एक आप ऊपर चलो। मुझे लगा ये मुझे ऑफ़िस बताने के लिए लेके जा रही हैं। फिर उन्होंने ही ऑफ़िस का ताला खोला और अंदर लेके गईं
और बैठी, बात की, उन्होंने सब कुछ जाना मेरे बारे में और खबर लहरिया के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन लिख दो और अभी मेरे यहाँ तो काम है नहीं है, क्योंकि अभी हम भर्ती नहीं कर रहे हैं और जैसे ही भर्ती शुरू होंगी तो तुम्हें बुला लेंगे। तो मैंने कहा कि मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, बच्चे मेरे छोटे-छोटे हैं और 2 लड़कियाँ शायद मेरे साथ में भी, छोटी वाली दोनों गई थी, एक गोद में और एक उससे बड़ी थी। तो उन्होंने देखा, जब मेरी स्थिति देखी, मायके के बारे में पूछा, ससुराल के बारे में पूछा, तो मायके ससुराल का कोई सपोर्ट नहीं था। जब उन्होंने जाना कि हाँ, वाक़ई में ज़रूरत है काम की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अभी तुम ये करो कि खबर लहरिया का पेपर वितरण करने के लिए अगर तैयार हो तो वो कर सकती हो। पेपर बेचो, कमीशन अपना लो और जो पेपर का पैसा है वो ऑफिस में जमा करो और उसके बाद अगर हमारे यहाँ आता है कुछ तो हम तुम्हें काम दे देंगे। तो फिर उन्होंने ये कहा तो मुझे मतलब कुछ नहीं लगा, ये मतलब ये थिंकिंग नहीं आई, बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं आया कि मैं पेपर बेचूँगी, ये करूँगी। मैंने पेपर उठा लिए और उसी दिन से मैंने पेपर बेचना शुरू कर दिया। तो 2-3 महीने के बाद लगभग फिर भर्तियाँ शुरू हुई, जिसमें मैं भी गई और फिर हमारी 15 दिन की एक ट्रेनिंग हुई थी, सबसे बड़ी ट्रेनिंग थी, उसमें 35-36 लड़कियाँ थी। तो उसमें से 2-3 लड़कियाँ ही चुनी गई थी सारी लास्ट में, तो उसमें मैं भी थी और जब से फिर ये था कि मैं फिर खबर लहरिया में 2007 से जुड़ी हूँ। नाज़नी, आपने एक अपने इंट्रोडक्शन में ही बहुत कुछ कवर एक तरीके से कर दिया, क्योंकि आपने ना सिर्फ़ खबर लहरिया के साथ आपके जुड़ने का मकसद बताया है, पर ये भी समझाया कि किस तरीके से आपके किस हालात ने आपको एक तरीके से उस राह पर लेकर गए कि आप खबर लहरिया के साथ काम कर सकें। मैं वहाँ से एक एक चीज़ पकड़ के आई थिंक हम बाद में और बात भी कर सकते हैं कि कई बार जो कहानियाँ हम आप जैसे जो कहानियाँ लिखती हैं, आपकी कहानियाँ बहुत मुद्दों को कवर करती हैं, सिर्फ़ ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं है। मैं ये भी कहूँगी कि आपकी कहानियाँ जो हैं वो एक बहुत किसी भी कोई भी आपकी कहानी पढ़ेगा घरेलू नज़रिए को भी देखती हैं कि औरतें जो हैं वो जब घर के अंदर रहती हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है, वो किस तरीके से अपना जो कर्तव्य है वो एक समाज में निभाएँ। लेकिन आपकी कहानी बहुत अलग है, आप खुद ही बता रही थी कि आपसे ये था एक एक्सपेक्टेशन कि शादी हो जाएगी और आपकी कहानी हमने पढ़ी भी है कि शादी के बाद आप मुरादाबाद में थीं, आप पूरा अपना घर वहाँ सँभाल रही थीं। लेकिन आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो जब आप रिपोर्टिंग करने जाती हैं और आप ऐसे सवाल औरतों से उठाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या तब से लेके अब तक कोई ऐसा बदलाव आया है औरतों का कि उन्हें लगता है कि हाँ, उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ घर के अंदर ही नहीं है, पर घर के बाहर भी हो सकती है, वो आपको देखकर शायद थोड़ी प्रेरित होती हों? हाँ, मतलब बदलाव आया है लेकिन पूरी तरह से अभी भी नहीं है बदलाव। कुछ महिलाएँ हैं जो बाहर काम कर रही हैं, थोड़ा-थोड़ा उनका पति का सपोर्ट, सास-ससुर अगर अच्छे हैं तो उनका सपोर्ट मिल जाता है। हुँ, और और अभी भी हैं महिलाएँ जो मतलब कितना भी वो बाहर जाके काम करें, लेकिन उन्हें गृहस्थी सँभालनी ही होती है। तो हुँ। थोड़ा बदलाव आया है, कुछ औरतें हैं जो कुछ हमारे पत्रकार साथी हैं, क्योंकि मैं खुद पत्रकारों का तो ग्रुप पुरुषों से ही होता है ज़्यादातर, महिलाएँ तो बहुत कम हुँ, होती हैं। हुँ, हमारे यहाँ पे नहीं है, एक खबर लहरिया ही है जो यहाँ पे महिलाएँ हैं। हाँ, तो जब जाती हूँ और अक्सर मुझे लोग बताते हैं कि वो पत्रकार भैया हैं, वो आपके बारे में बता रहे थे और आप हुँ, तो बहुत दूर-दूर चली जाती हो, कहीं भी चली जाती हो, तो अच्छा लगता है सुन के। और कुछ महिलाएँ हैं जो उनकी बातों से मेरी बात को समझती हैं और वो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। वो भी कहीं हुँ। उनके अगर ट्रेनिंग टीचर्स होती हैं, उनकी ट्रेनिंग होती हैं या कोई और कुछ करना चाहती हैं, उनकी ट्रेनिंग है, तो वो ट्रेनिंग में दूर जाना नहीं चाहती हैं। तो जब वो लोग मेरे बारे में बताते हैं, तो वो उस ट्रेनिंग में जा पाती हैं। तो आप कैसे समझाती हैं जैसे हम किसी के आप किसी से बात कर रही हैं, तो अगर नारीवाद आपको समझाना हो कि भई नारीवाद है क्या? तो आप उन औरतों को कैसे समझाती हैं कि भई तुम्हारा हक क्या है और तुम्हारा जो एक दर्जा है, वो समाज में कैसा है मर्दों से बराबरी का? यही है ना कि जैसे कि हम अगर इस्लाम की बात करें, लोग बहुत इस्लाम की दुहाई देते हैं, शरीयत की दुहाई देते हैं। तो शरीयत ने भी महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा दिया है, हुँ, लेकिन लोग नहीं मानते उसको। कानून ने भी बराबरी का दर्जा दिया है, संविधान में भी बराबर का दर्जा है, हुँ, लेकिन लोग बस कहते हैं, कागज़ों में है, लोगों के मुँह पे है, लेकिन उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। हुँ। जातिवाद की बात करती हूँ तो लोगों के दिमाग में यही आता है कि मैं पुरुष के खिलाफ हूँ, पुरुष के बारे में गलत बोल रही हूँ और मैं सिर्फ़ महिलाओं का फ़ेवर करती हूँ। तो जब
हैं वो यही सोचते हैं। तो उनको फिर समझाना थोड़ा वो होता है कि फिर मैं उनको डिटेल में समझाती हूँ कि मेरा मतलब ये नहीं है कि नारीवाद मेरा नजरिया है तो मैं आपके खिलाफ हूँ या आपको बुरा कह रही हूँ। नारीवाद का नजरिया है कि महिला और पुरुष को एक बराबर समझना, जो हुँ, अधिकार आपके हैं वो महिलाओं के भी अधिकार हैं। हुँ, महिलाओं को अभी हक है कि वो आजादी से जी पाए, उनका भी हक है वो अपनी मर्जी से कुछ पहन पाए, खा पाए, उनकी भी हुँ। आजादी है। तो इन चीजों को कहती हूँ तब फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ा मानते भी हैं, कहीं बहस भी करते हैं। तो वो होता है। तो आपने मेरे ख़्याल से जब लोग बहस करते होंगे तो शायद आपको और एक तरीके से आइडिया मिलते होंगे कि अच्छा इस मुद्दे पर तो और बात करनी चाहिए क्योंकि बहुत बहस उठी जा रही है। तो क्योंकि मैंने आपकी जो वीडियोज़ देखी हैं, आप 2 बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम चलाती हैं खबर लहरिया के साथ। और मैंने एक आपका वीडियो मैं जब देख रही थी जिसमें बोलेंगे बुलवाएँगे क्या बोलेंगे बुलवाएँगे, हँस के सब कह जाएँगे। ये आपका जो स्लोगन है वो मुझे इतना पसंद है क्योंकि आपने एक तरीके से उसमें लोगों को बहस करने का मौका नहीं दिया है। आप उनसे सवाल कर रही हैं, लोग आपको जवाब दे रहे हैं, तो आप फिर उनसे और उसके ऊपर ही सवाल कर रही हैं। तो मैंने एक वीडियो में ये देखा कि आप पितृवाद के ऊपर बात कर रही थीं और एक एक लड़का था जिसने कहा कि पितृ प्रधान देश हमेशा से ही रहा है हमारा, इसलिए बच्चों का नाम पिता के नाम से जुड़ा होता है। ये आप जब पिता के नाम और माँ का नाम के उसके ऊपर डिस्कशन कर रही थी। तो आपकी बातों करते-करते एक पॉइंट ये आया कि आपने शायद करीना कपूर की बात करी कि अरे उन्होंने भी तो अपना नाम बदल लिया, फिर आपने ऐसे कुछ बड़े शख्सियत का नाम लिया जिनके बारे में सब जानते हैं। और फिर एक पॉइंट पे उस लड़के ने कहा कि हाँ, लेकिन अब बदलाव तो आ रहा है, बदलना चाहिए, औरतें तो अपना अपना ही नाम रखें तो कोई बात नहीं है, मतलब बच्चों का अपने नाम बच्चों के साथ जोड़ें तो भी कोई बात नहीं है। तो वो 3-4 मिनट की ही आपकी जो कन्वर्सेशन थी, उसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद बातों के ज़रिए ही और हल्की-फुल्की बातों के ज़रिए ही आपने किसी का तो नज़रिया बदल दिया। और मुझे एक सवाल उससे ये उठा कि क्या आपको लगता है कि इन हल्के-फुल्के सवालों के ज़रिए ही हम थोड़े गंभीर सवालात लाकर थोड़ा लोगों का बदलाव और मानसिकता बदल मतलब लोगों की मानसिकता बदल सकते हैं, इन तरीके के टॉपिक्स पे? ये शो जो था हमारा यही उद्देश्य था इसका कि हम हल्की-फुल्की बातों के साथ थोड़ा फनी टाइप और उनके मन की बात निकला पाएँ। लोगों के हुँ, मन में क्या चल रहा है, लोगों की सोच क्या है। तो उनके उनके मन की बात उन्हीं के ज़बान से निकलाना था हमें। तो हुँ। इसलिए हमने थोड़ा फनी टाइप रखा था और वैसे हम रिपोर्टिंग में तो गहरे मुद्दे, गहरी रिपोर्टिंग और सीरियस सवाल करते ही हैं। तो इसलिए हमने इसको सिर्फ़ फनी ही रखा था। तो जब आप मैं गंभीर मुद्दों पे अब आऊँगी क्योंकि आपकी कुछ रिपोर्टिंग बहुत एक तरीके से बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दों पर रही है और ऐसे मुद्दों पर रही है जो जैसे आप पहले कह रही थी कि लोग कहते हैं कि अरे औरतें तो इस पे रिपोर्टिंग नहीं करती हैं, औरतें तो मतलब छोटी-मोटी चीज़ों पे रिपोर्टिंग करती हैं, खाना हो गया, फैशन हो गया। क्या आप बता सकती हैं हमारे लिसनर्स को ऐसे कुछ मुद्दे जिनके ऊपर आपने रिपोर्टिंग करी और उस रिपोर्टिंग का कैसा एक्सपीरियंस था आपके साथ? मेरी जो स्टोरी थी साधना वाली और साधना पटेल एक डाकू है और चित्रकूट का माहौल है ये कि डाकुओं से घिरा हुआ क्षेत्र है ये और अक्सर का डाकुओं का आतंक होता है बड़े-बड़े चैनलों में न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है और मैंने इस पे काफ़ी रिपोर्टिंग करी है डाकुओं की स्टोरी पे, गाँव के लोगों को किस तरह लोग मारते हैं, डाकू भी पुलिस भी परेशान करती है। तो जब एक महिला डाकू का नाम आया चित्रकूट में तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था उसकी कहानियाँ पढ़ के लोगों जो खबरें लोग दे रहे थे वो पढ़ के बहुत बुरा लग रहा था। मतलब एक महिला अगर डाकू भी बनी तो मुझे ये लगता है कि अगर महिला ने कुछ गलत भी किया तो उसके पीछे कुछ तो कहानी होगी, कुछ तो होगा। तो ये चीज़ मेरे अंदर चल रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर चलो मानती हूँ मैं कि वो डाकू है, लेकिन कोई कहानी तो होगी उसके पीछे कि वो डाकू बनी कैसे? उसका नाम डाकू में आया कैसे? तो जब मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करी और मुझे पता चला कि वो वहाँ उस गाँव की है, तो मैं गई अकेले पहले गाँव में जाके मैंने पता किया और जाके मैं ढूँढ-ढाँड़ के उसका घर देख के आई कि वहाँ पे उसका घर है और गाँव के आस-पास वालों से बात की। उसका घर बिल्कुल जंगल में था, बहुत दूर जाके और पहाड़ के नीचे था, पहाड़ थे नी वहाँ पे और नीचे उसका मकान था। घर में कोई नहीं रहता था, सिर्फ़ उसकी माँ और एक उसका चाचा था। जब हम ढूँढ-ढाँड़ के उसके घर पहुँची, पूरी जानकारी ले ली, फिर मैंने उसमें प्लान डाला क्योंकि पहले से हम कोई स्टोरी डाल देते हैं और नहीं कर पाते हैं, नहीं जान पाते तो वो भी गलत होता है। तो पहले मैं उसके बारे में जान ली और फिर मैंने जो हमारा मासिक प्लान होता है, उन 5 स्टोरियों में मैंने वो प्लान डाला कि मुझे साधना की स्टोरी करनी है।
फिर कविता दीदी को भी अच्छा लगा, वो बोली कि मैं भी साथ में चलूंगी। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए। हमने डेट फिक्स की और वो भी आ गई। हमने एक गाड़ी बुक करी और जब हम गांव पहुंचे, क्योंकि हमने गाड़ी बहुत अच्छी वाली नहीं बुक करी थी, हमने ऑटो बुक किया था, क्योंकि वहां पे जंगल है और वहाँ गाड़ियां जा नहीं सकती थी। एक ऑटो थोड़ा छोटा होता है तो शायद वहां तक पहुंच जाता। तो हमने ऑटो बुक किया और जब हम ऑटो से उतरे और साधना के घर जाने लगे तो हमारा ऑटो वाला वो इतना डर रहा था कि आप लोग जा कहाँ रही हो और पता नहीं क्या होगा जाने के बाद। तो उसने गाड़ी को बिल्कुल भी मतलब बंद नहीं किया, स्टार्ट ही खड़ी खड़ी कर रखा है। हमने तो हमें 2-3 घंटे हो गए वहां पे, और उसने गाड़ी स्टार्ट करके उस साइड पे खड़ी करी कि जैसे ही दीदी आएंगी और हम भाग जाएंगे लेके जल्दी से, कुछ पता नहीं क्या होगा वहां जाके। और जब हम वहां गए हमें उसकी मौसी मिली और एक मामा मिला। जब मामा ने उसकी सारी कहानी बताई तो हमने कहा कि ऐसा है और उनको बुलवा दो अगर उसकी मम्मी है तो, क्योंकि साधना तो मिलेगी नहीं, उसकी माँ थी। तो हमने कहा उसकी माँ को बुला दो, हम उनसे बात कर लें। तो उसकी माँ को बहुत देर बाद वो आई। अब अंदर से थोड़ा वो भी लगा कहीं ये साथ नहीं तो नहीं और हम पे गोली वोली ठोक दे और चली जाए। क्योंकि वो बहुत माँ भी बहुत कम उम्र दिख रही थी और साधना थी। तो हमें लगा कि शायद यही तो नहीं है, वो कहीं साड़ी वाड़ी के अंदर वो बंदूक वंदूक छिपाई हो तो हमें यहीं पे ठोक दे और चली जाएगी, हम यहीं पड़े रहेंगे। फिर वो माँ आई तो पहले तो काफी उसने गुस्सा किया, कोई चीज बताने को नहीं तैयार थी, ना उसकी फोटो दिखाने को तैयार थी। फिर हमने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि हम भी महिला हैं और आप भी महिला हो, और हम पत्रकार हैं वो ठीक है, लेकिन हम महिला के नजरिए से रिपोर्टिंग करना चाहते हैं कि आखिर आज उसका नाम डाकुओं के साथ जुड़ा है, पुलिस इतना परेशान कर रही है आप लोगों को, तो क्या कारण है, कैसे वो डाकू बन गई। फिर उसकी माँ ने सारी कहानी बताई कि मतलब उसको किसी से प्यार हुआ था और उसने शादी कर ली थी, और उस लड़के ने फिर उसे डाकुओं के साथ बेच दिया 50,000 में। फिर उसके बाद वो छूट उठ के किसी तरह आ गई और जंगलों में घूम रही थी। घर परिवार वालों ने देखा उसको लेकिन उसे सपोर्ट नहीं किया, भगा दिया वहां से। तो फिर उसके पास कोई सहारा नहीं था किसी तरह से, फिर वो डाकुओं के पास पहुंच गई, फिर किसी तरह आई। फिर माँ ने क्या किया कि उसको किसी रिश्तेदार के घर में रख दिया। वो जो रिश्तेदार थे उनके यहाँ भी डाकुओं का आना जाना था, उन्होंने फिर डाकुओं को बेच दिया। तो इस तरह से वो बार बार डाकुओं के हाथ दिखती रही, आती रही जाती रही। तो फिर क्या था, फिर एक जब उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा, पुलिस भी अब परेशान करने लगी, तो उसने फिर वही हम्म। पहाड़ों को अपनाया और डाकुओं के साथ रहने शुरू कर दी। अब उसके साथ किन लोगों ने क्या किया था, वो सबको नहीं मारती पीटती थी, कुछ लोगों को उसने गांव के आसपास लोगों को मारा पीटा है रात में जाके। तो हम्म। उसकी कोई रीजन रहा होगा कि क्यों वो कुछ चुन चुन के ही लोगों को मार रही है। पुलन देवी जैसी कहानियां थी उसकी भी, तो कोई उसके साथ कुछ किया होगा, या जैसे वो फिर डाकू के पास से बच बच के आई थी, लोगों ने सहारा न दिया होगा, ये हम्म। कारण रहा हो। जब हमने उसके बारे में सारी कहानी लिखी और हमने हमने उसका रियल फोटो लिया, और भी जो भी मीडिया वाले थे उसका फाइल फोटो दे रहे थे, और माँ बाप से कोई बात नहीं थी, किसी किसी भी परिवार से किसी की कोई बात नहीं थी, जो पुलिस कहती थी लोग वही लिखते थे। तो जब हमने सारी वो कहानी लिखी और पब्लिश की तो मतलब पत्रकारों में मतलब हंगामा समझ गया, और सबके फोन आने लगे, हमें फोटो दे दो, हमें कहानी बता दो, उसके घर वालों की बात बता दो। मतलब किसी मध्य प्रदेश तक के पत्रकार हमें फोन करने लगे। पर ये था कि हमारी एक डेट फिक्स होती है, तो हमने सोचा कि हमारी जब पब्लिश हो जाएगी उसके बाद हम आपको दे देंगे। हम्म। तो तो इसलिए मतलब आपके उन्होंने पास जो फोन भी आए वो ये आए कि उनकी मतलब साधना की कहानी बता दो, मतलब शायद किसी के अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि साधना के घर वो भी जाने का सोच सकते या साधना की फैमिली से मिलने का सोच सकते। कोई नहीं गया, और बस हाँ। सब हम ही से फोटो मांग रहे थे, कोई नहीं जा पाया। हमने घर भी बताया कि हमने कहा वहां चले जाओ, बोले नहीं वो बताएंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, तो आप जाने की कोशिश तो करो। हम भी तो गए, हमें बताया फिर उन हम्म। लोगों ने, कोई गया नहीं था। तो इस तरह से फिर जब मैंने उसके बारे में जाना तो मुझे अच्छा मतलब ये लगा ना कि किस तरह से औरत को लोग इतना बड़ा मतलब बदनाम कर देते हैं कि वो मतलब हम्म। डाकू बन गई, साथ उसका संपर्क है, उसके पीछे की क्या कहानी है वो कोई किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी। हम्म। और मेरे ख्याल से और मैं जितना पत्रकारिता को समझती हूँ मुझे लगता है कि असली पत्रकारिता वही है जो जो हम सुनते या समझते हैं उसके पीछे का पहलू हमें समझा पाए। अगर हम जा रहे हैं किसी की कहानी जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारा काम है कि हम उस कहानी को कितने तरीके से और कितनी सफाई से पेश कर सकें। तो वो तो आई मीन मैंने जब आपकी वो कहानी उसके बारे में पढ़ा भी था तो भी मुझे यही लगा था कि ये तो मैं डेफिनेटली आपसे पॉडकास्ट पे पूछना चाहूंगी। और आपने जब ये इस तरीके की कहानियां
कवर करी हैं, आपने और भी कहानियाँ कवर करी हैं। शायद अगर हमारे पास वक़्त होगा तो उसपे भी हम चर्चा कर सकते हैं। अब मुस्लिम समुदाय के अंदर जब लोगों को पता लगता है कि आप इस तरीके की कहानियाँ कवर करती हैं, आप ऐसी-ऐसी जगहों पे जाके रिपोर्टिंग करती हैं, उनका क्या रिएक्शन या एक तरीके से क्या नज़रिया रहता है आपकी तरफ? क्या-क्या आपने सुना है या क्या आपको लगता है वो लोग सोचते हैं आपके डिसीज़न के बारे में? जैसे कि मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, तो मेरे रिश्तेदार जो हैं और जो आप आस-पास के लोग हैं, जो मतलब फैमिली से ज़्यादा लगे हुए होते हैं और चाहे वो बहरी हों, तो उनके बीच में मैं मतलब बुरी औरत हूँ क्योंकि मैं बगैर पर्दा घूमती हूँ, मैं बिंदी लगाती हूँ और मैं कहीं भी चली जाती हूँ, बगैर आदमी के चलती हूँ। तो ये होता है ना कि अगर मुस्लिम औरत कहीं जा रही थी, चाहे लड़का नाम का हो, छोटा-सा बच्चा भी हो, वो साथ में हो। तो ये चीज़ें हैं, मतलब बहुत मतलब उनके दिमाग में ये है ना कि मैं बिंदी लगा लेती हूँ, बेनकाब घूमती हूँ, किसी से भी बात कर लेती हूँ, किसी भी तरह का सवाल ठोक देती हूँ। जैसे घर पे ही मैं एक बार खाला के घर गई थी और कोई ऐसा मैटर आया तो मैंने वहाँ पे बोल दिया कि हाँ, वो रेप हुआ था और वो मैंने स्टोरी की थी। तो उनको ये बहुत बुरा लगा कि मैंने इतने आदमियों के बीच में रेप जैसा शब्द बोल दिया। हुँ। ये चीज़ें हैं, रिश्तेदारों ने मुझे शुरुआती टाइम पे तो मुझसे सब मिलते ही नहीं थे कोई भी और ना ही मैं हुँ। किसी के यहाँ जाती थी। मैंने शुरुआत किया रिपोर्टिंग की, उसके बाद धीरे-धीरे अब लोगों में बदलाव आया है, लोग मिलने लगे हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये होता है कि अगर शादी में कहीं चलना है रिश्तेदारी में या कहीं नियुक्ति हो गई तो आप नकाब नहीं ओढ़ती तो कम से कम चादर ही ओढ़ लें। हाँ, ये तो होता है कि अरे पूरा नकाब नहीं है तो कम से कम चादर ही ओढ़ लो, ये तो बहुत सुनने को मिलता है। और मैंने एक और चीज़ जो एक तरीके से नोटिस करी है कि एक तो ये है कि आप जैसे कही थी शुरुआती तौर पे आपसे कोई बात नहीं करता था या परिवार के अंदर लोग समझ नहीं पा रहे थे आप क्या काम कर रही हैं। लेकिन अब इतने सालों से आप एक एक कहानी नहीं आपने सैकड़ों कहानियों पर रिपोर्टिंग करी है और इस तरीके की रिपोर्टिंग करी है कि कितने सारे लोग आपसे सीख सकते हैं कि रिपोर्टिंग की कैसे जाती है। एक तरीके से हिम्मत कैसे बनाई जाती है इस तरीके की रिपोर्टिंग करने की और उस हिम्मत के साथ-साथ एक दूसरे कि इंसानियत का पहलू भी देखना ज़रूरी है। मतलब बहुत ही मुश्किल होता है जब लोग को लगता है कि बहुत आसान है बस कहीं जाओ, कहानी जो सुनी वो लिख के आ जाओ वही तो काम है। नहीं, उसके पीछे की कहानी क्या है, इस उस इंसानियत किस तरीके से दिखाई जाए, समझाई जाए वो बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है कि आपके इतने ज़्यादा काम के बावजूद या मैं कहूँगी एक्चुअली काम के ज़रिए लोगों का नज़रिया आपकी तरफ बदला है? अगर शायद मुस्लिम समाज में ही अगर मैं सिर्फ़ बात करूँ अभी तो? हाँ, मतलब जो गैर मुस्लिम मतलब मुस्लिम हैं और मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, अन्य जगह अच्छा। के हैं, जो पत्रकारिता से ही जानते हैं, जो सिर्फ़ हुँ, मेरे नाम से कि मैं एक मुस्लिम हूँ और पत्रकार हूँ। तो हुँ, वो लोग होते हैं बहुत सब मतलब एक मतलब लहज़ों का सपोर्ट उनका मेरे साथ रहता है और हुँ, बहुत खुशी के कहते हैं कि वो मतलब ये गर्व के साथ कहते हैं कि देखो परिचय देते हैं जब मैं कहीं बैठी होती हूँ कि ये नाज़नी जी हैं और ये पत्रकार हैं और ये हर जगह जाती हैं रिपोर्टिंग के लिए, बहुत अच्छी-अच्छी कवरेज करती हैं। तो मतलब बाकी जो मुस्लिम हैं वो खुश होते हैं, लेकिन हाँ, वो भी जब मैं कहीं भीड़ में होती हूँ या वैसे भी अकेले भी वो देखते हैं और मेरे माथे पे जब वो बिंदी देखते हैं, कई बार तो लोगों ने कहा या तो बिंदी निकाल दो या तो नाम बदल दो। तो ये मेरा डिसीजन है ना, मेरी मेरी मर्ज़ी है, मैं मुझे बिंदी अच्छी लग रही है, मैं लगा रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? फिर कई बार मेरी बहस भी हो गई कि अगर मैं बिंदी व्हाट्सएप, फेसबुक पे जब मैं पोस्ट डालती थी तो बहुत मैसेज आते थे, लोगों के कमेंट आते थे कि आप साड़ी पहनती हो, आप बिंदी लगाती हो, वो भी तो एक ड्रेस है, अगर साड़ी पहन रही तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और अगर मैं हुँ। बिंदी लगा रही हूँ तो मेरी बिंदी तो अल्लाह आप अगर अल्लाह मियाँ को ही मान रहे हो कि हर चीज़ ये इसने अल्लाह अल्लाह ने मना किया, ये शरीयत में नहीं है, तो कौन-सी चीज़ है जो उस ज़माने में थी? वैसे तो सब कुछ मना हो जाना चाहिए ना, उसको उस टाइम तो कुछ भी नहीं था ना, कपड़ा भी नहीं था, कपड़ा भी मत पहनो। मैं बहुत बहस होती है मेरी। मैं समझ सकती हूँ आपकी बहस क्योंकि मैं भी मुस्लिम शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि मैं एक तरीके से अलग-अलग कहानियों और अपनी कहानियों के ज़रिए भी एक हिंदुस्तानी मुसलमानियत का जज़्बा बाहर निकालना चाहती हूँ। लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, वो बहुत बहुत तरीके से जीते हैं, बहुत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो एक हम ये जैसे आप कह रही ना कि मतलब या तो बिंदी लगाओ या फिर बिंदी मत लगाओ या नाम बदल दो।
जो आप कह रही थी कि वो लोगों के ज़हन में मेरे ख़्याल से मुस्लिम समाज के बाहर भी एक होता है कि जो मुस्लिम होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, मतलब वो बिंदी नहीं लगाते या वो साड़ी नहीं पहनते, मतलब लोगों ने अपने ज़हन में ना एक इमेज बना ली है कि ऐसे ही मुस्लिम औरतें होती हैं और ऐसी मुस्लिम औरतें नहीं होती हैं। तो आपने जो अभी कहा वो एक्चुअली मैं भी मुस्लिम के पूरे जो जो नींव है मैं भी मुस्लिम की, उसको दर्शाता है। तो मैं एक और सवाल उसके ऊपर ही पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि जब आप कुछ जगहों पे रिपोर्टिंग करती हैं, आपने हमारे पिछली कन्वर्सेशन में मुझे बताया था कि कई जगहें पे हैं कि आप बिंदी लगा के जाएँगी और शायद एकदम से अपना नाम नहीं बताएँगी, क्योंकि हो सकता है वो एक हिंदू कॉलोनी हो और आपको इनिशियली कोई चैलेंज या कोई एक तरीके का दिक्कत हो। लेकिन शायद बातों-बातों के ज़रिए बाद में पता लग ही जाता है और लोग आसानी से आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आपने किस तरीके से अपनी एक तरीके से आइडेंटिटी के साथ अ, मैं मतलब कैसे जब आप ऐसी जगहों पे जाती हैं तो क्या आपके ज़हन में चलता है कि आप मुस्लिम हैं, तो क्या उससे कोई दिक्कत हो सकती है? कभी ऐसा आपको लगा? हाँ, जैसे कि अब मैं जिस फील्ड में जाती हूँ और ये ग्रामीण क्षेत्र है और काफ़ी पिछड़ा इलाका है, तो जो यहाँ की भेदभाव, सोच, रूढ़िवादी सोच अभी भी है। तो हुँ, दलित समाज में या मुस्लिम समाज में जाओ तो एकदम से इंट्रोडक्शन देने में दिक्कत नहीं होती है। हुँ, लेकिन अगर हम ये समाज में बड़ी जाति माने जाने वाले जैसे ठाकुर हैं, पंडित हैं, यहाँ पे पटेलों का भी ज़्यादा दबदबा है। तो अगर उन जातियों के बीच में मैं जाती हूँ, कोई कोई बड़ी रिपोर्टिंग होती है और बड़ी खबर होती है, तो हम जैसे मैं वहाँ गई, तो तुरंत लोगों की आदत होती है ना कि पहले गाँव में तो एकदम बुंदेली में कहेंगे, "कौन बहनी अहू?" मतलब कि किस जाति से हो? तो वो चीज़ें अब जब एकदम जाति को पूछेंगे तो ये रहता है ना कि अगर मैं बिछिया पहने हूँ, बिंदी लगाई हूँ, तो इतनी जल्दी नहीं वो करेंगे। हाथ में थोड़ा चूड़ी-वूड़ी होगी, फिर भी कहेंगे आप चूड़ी नहीं पहने हो, सिंदूर नहीं लगाया, गलत बात है, सिंदूर लगाना चाहिए। मगर वो अगर हिंदू समझ रहे हैं, तो वो सिंदूर का वो देंगे, सुझाव देंगे कि आप सिंदूर लगा के चलो, गलत है, ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन अगर बिंदी और बिछिया है पैरों में, तो भी थोड़ा-सा एकदम डायरेक्ट नहीं वो करते हैं। और मैं डायरेक्ट उनको इंट्रोडक्शन भी अपना नहीं देती हूँ। पहले थोड़ा-सा माहौल बनाती हूँ, बात करती हूँ। प्यास नहीं भी लगी है तो पानी माँग के पी लिया, थोड़ी-सी इधर-उधर की बात की। फिर उसके बाद जब माहौल बन जाता है, फिर वो पूछती हैं कि उनकी क्योंकि आदत है वो जब तक जान नहीं लेंगी कि मैं कौन हूँ, किस जात से हूँ, तो वो शायद खुल के बात नहीं करेंगी। तो फिर जब मैं बताती हूँ कि हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, फिर उनको समझाऊँगी, बातों-बातों में समझा दूँगी। मैंने कहा अच्छा आप ये बताइए कि आपका और मेरा खून अलग होगा? आप जात से क्या होता है? जात तो 2 ही है ना, एक महिला और पुरुष की। तो बस तो आप औरत हो, मैं भी औरत हूँ, बस यही जात है। तो फिर वो थोड़ा समझ पाती हैं और बात करती हैं। तो इसलिए कहीं-कहीं मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं बिंदी लगा के जाऊँ और वैसे मेरा शौक है तो मैं तो लगाती हूँ। ये मेरे ख़्याल से आपको इतना इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आप एक लोगों को अपना मैं कहूँगी मन जीत लेती हैं कि मेरे ख़्याल से आप तो थोड़ा मुझे भी थोड़ी ट्रेनिंग दें आप, मैं भी ऐसे सीखना चाहती हूँ आपसे कि किस तरीके से माहौल क्रिएट किया बनाया जाता है। आपने मुझे एक बार पहले ही बताया था कि आपने एक स्कूल के ऊपर स्टोरी कवर की थी जिसमें आपको एक प्राइज़ मिला था। क्या आप उस कहानी के बारे में थोड़ा मुझे बताएँगी? मैं यहाँ पे मतलब एक टीचर्स ने जो अभिभावक थे, अभिभावक संघ के लोग थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वहाँ की जो केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग है, वो पूरी जर्जर है और कभी भी गिर सकती है। एक बार सिलेंडर भी फट गया है, तो उसकी वज़ह से और भी ज़्यादा जर्जर हो गई है बिल्डिंग और कभी भी गिरेगी तो बच्चों के लिए खतरा है, उनकी जान को खतरा है। तो सबको उन्होंने पत्रकारों ने मतलब सारे पत्रकारों को उन्होंने भेजा व्हाट्सएप से लिख करके कि सभी लोग आ जाएँ, आज वो डीएम के यहाँ जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। ये मेरी नातिन है। जी, अच्छा, उधर बैठ उधर बैठ जाओ। तो फिर जब मैं रिपोर्टिंग के लिए गई वहाँ पे उस केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ की जो टीचर्स थी बात करने को तैयार नहीं थी। बात नहीं कर रही थी, वो प्रिंसिपल नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे, प्रिंसिपल आ जाएँगे तो बात करेंगे। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है आप मत बात करिए, हमें नंबर दे दीजिए प्रिंसिपल का, हम उनसे बात कर लेंगे। प्रिंसिपल से जब बात की तो उसने कहा नहीं मैडम अब क्या करें दिक्कत तो है, बिल्डिंग टूटी है, लेकिन अभिभावक लोग जानबूझ के हमें परेशान कर रहे हैं और नहीं है बिल्डिंग तो क्या करें? तो अभिभावकों का कहना था कि कोशिश तो करिए, शायद मिल जाए बदल के, लेकिन शायद प्रिंसिपल नहीं चाह रहे थे कि वो बिल्डिंग वहाँ से हटे। फिर बात हुई अभिभावक बोले चलिए हम आज ज्ञापन देंगे डीएम को, तो मैं भी गई उनके साथ, उन्होंने ज्ञापन दिया, डीएम से हमने बात की। यहाँ पे पहले जो डीएम थे वो अब लखनऊ में हैं। तो उनसे बात की, उन्होंने कहा ठीक है, फिर बात हो गई ज्ञापन-वापन देने के बाद डीएम ने कहा अच्छा चलो,
दिखाओ बिल्डिंग, डीएम ने सर्वे किया, बिल्डिंग देखी, फिर उन्होंने कहा कि अभिभावक ने ही कहा कि एक जैसे स्कूल था लड़कियों वाला, वो बिल्डिंग दूसरी नई बन गई है, तो वो बिल्डिंग जो पुरानी थी वो खाली पड़ी है, तो आप उसमें कर दीजिए। डीएम के साथ गए और डीएम ने उस बिल्डिंग को भी देखा और उसके बाद उन्होंने कर दिया, फाइनल साइन कर दिए कि हाँ ठीक है। मैंने खबर निकाली उसकी और उसके बाद डीएम का भी इंटरव्यू किया, लोगों का इंटरव्यू किया, प्रिंसिपल का इंटरव्यू किया, बच्चों अभिभावकों का इंटरव्यू किया। उसके बाद जब खबर निकली तो कुछ दिन के बाद बिल्डिंग पास हो गई और उनको वो बिल्डिंग वहां से यहाँ शिफ्ट करनी पड़ी। उसके बाद जब बिल्डिंग शिफ्ट हुई, पहला 2-3 मतलब वहाँ सफाई हो गई, नया तरीके से शुरुआत हो गई, तो अभिभावकों ने अपनी तरफ से कार्यक्रम रखा और फिर उन्होंने मुझे सम्मानित किया उसमें। और तो सारे जो पत्रकार और थे उन्होंने उस टाइम खबर तो निकाली नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ एक पत्रकार को सम्मानित किया तो काफी लोगों को बुरा लगा कि एक महिला पत्रकार को बस सम्मानित किया। तो ये बात मुझे पता भी नहीं थी। फिर एक दिन मैं जब उनसे मिली अचानक, तो उन्होंने कहा कि आपको हमने सम्मानित किया था और पत्रकारों को नहीं किया, तो उनको थोड़ा बुरा लगा। तो जब हमारी खबर किसी ने नहीं निकाली तो हम क्यों किसी को सम्मानित करेंगे, आपने निकाली तो आपको हमने दिया। तो वो जो उन्होंने गिफ्ट दिया था, वो मेन पॉइंट है। वो जो उन्होंने गिफ्ट दिया दिया था वो गणेश जी की मूर्ति थी और वो काफी मतलब शो पीस थी। तो मैंने उसको बहुत गौर से देखा भी नहीं कि ये गणेश जी हैं या मतलब सीनरी है। मैंने ऐसे ही लाके घर में टांग दिया, वो 2 साल से मेरे घर में टंगी थी। तो जो भी लोग आते हैं, अगर मुस्लिम आते हैं तो तुम हिंदू हो गई हो, तुमने हिंदू से शादी कर ली है और ये बहुत गुनाह पड़ेगा, तुमने तो गणेश जी की मूर्ति लगा रखी है घर में, इतना गुनाह है पता है हिंदू का सामान रखने से। और जो मुस्लिम आता है, हिंदू आते हैं तो मतलब वो भी ये कहते हैं कि आपके किस काम का है ये, हमें दे दो हम किसी को गिफ्ट कर देंगे। तो ये तो हिंदू की मूर्ति है, आपके किसी काम की है नहीं है। और कुछ लोग खुश भी होते थे कि हाँ दीदी ने अच्छा है हिंदू का भी लगा रखा है। तो हुँ। मतलब कि उसमें भी कहीं न कहीं थिंकिंग गलत जोड़ रहे हैं कि मेरा किसी हिंदू से रिलेशन होगा, इसलिए हुँ। मैं मतलब मान रही हूँ। और मुस्लिम हुँ। के दिमाग में है कि हाँ, मैं किसी हिंदू, अब कल भी मैं रह रही हूँ, चित्रकूट में हूँ, मेरा हिंदी किसी हिंदू से कुछ है, कुछ चल रहा है, तभी मैं हुँ। हिंदू से वो हूँ। और मैंने सच में नहीं देखा था कि वो गणेश जी हैं या मतलब ये सीनरी है, मैं तो सिर्फ़ ऐसे ही लगाती, मैंने इतना गौर से देखा भी नहीं इसको। मैंने बस ये सोचा कि गिफ्ट है तो वो चाहे ₹1 का हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, बस वो गिफ्ट है मेरे लिए। जो आपने कहा ये एक बहुत मेरे लिए बहुत ही अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि इसी चीज़ को, इसी भेदभाव की जो भावना है उसको ख़त्म करने के लिए मेरे ख़्याल से कई बार मैं ये मुद्दे उठाती हूँ, कि हम क्यों एक नज़रिया रखते हैं कि अरे मुसलमान के घर पे गणेश जी की मूर्ति नहीं हो सकती या अगर गणेश जी की मूर्ति है तो भई मुसलमान ने किसी हिंदू के साथ कोई मतलब चाहे संबंध ना हो लेकिन किसी और तरीके का लेके चलते हैं कि तुमने तो अपनी मुसलमानियत छोड़ दी है, तुम तो मुसलमान नहीं हो। अम, हिंदुस्तान में हम लोग इतने लाइक हिंदुस्तान में मुसलमान सदियों से हैं, हमारी जो पूरी हमारा जो कल्चर है वो बहुत मिला-जुला है। हाँ, हम अपने एक तरीके से अपना धर्म मानते हैं, एक तरीके से फ़ॉलो भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो हिंदुस्तान में और धर्म हैं या उसके साथ जो जुड़े अलग-अलग तरीके के कल्चर हैं, हम उनको एक तरीके से अडॉप्ट नहीं कर सकते। इस इस बात में अगर मैं आपसे एक और एक्चुअली सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी पूरा नज़रिया रहा है क्योंकि आप एक तरीके से सब सारे अलग-अलग सबका गठबंधन लेकर आती हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, औरत भी। तो आपके नज़रिए में एक तो इस तरीके की जो जो भेदभाव वाली भावना है, वो क्या आपको लगता है कोई ज़रिया है कि वो भावना और ख़त्म हो सकती है या लोग जित आपके जैसे और लोगों को भी देखेंगे, तो उनकी मानसिकता बदलेगी हिंदू-मुस्लिम के फ़र्क के बीच में? हाँ, जैसे ये है ना कि मैं भी हिंदू के क्षेत्र में हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत छुआ-छूत है। यहाँ पे भी हिंदू को टच नहीं करेंगे, ओह सॉरी, हिंदू मुसलमान को टच नहीं करेंगे, वो टच होने से उनका मतलब उनको दोबारा नहाना पड़ जाएगा हुँ। और बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो कहीं न कहीं मैं सिर्फ़ हिंदू को नहीं कहूँगी, कहीं-कहीं मुस्लिम भी ऐसा करते हैं। मतलब मैं अभी अपनी एक जगह रिलेशन में शादी में गई थी, वहाँ ज़्यादा मुस्लिम बहुत हैं। तो सबने पहले ही कह दिया कि शादी में आना है और मेरी बुआ जी की लड़की की शादी थी। तो कहा कि ठीक है, मैंने कहा मैं नकाब-वकाब तो ओढ़ती नहीं, मैं कैसे आऊँगी वहाँ पे आपके यहाँ शिफ्ट आपके यहाँ मैं मैच नहीं करूँगी और मैं आपके साथ मिल नहीं पाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चादर ही ओढ़ के आ जाना, मगर ओढ़ना ज़रूर, कुछ ना कुछ ओढ़ना है। और वो चादर निकाली, उसको धोई। मैंने कहा नई खरीदने से बेकार क्या होगा, क्योंकि मैं
ओढ़ती तो हूँ नहीं, उसी को इस्तेमाल कर लेती हूँ, खाली ओढ़ के जाना आना तो है। तो मैंने उसको निकाला, ओढ़ा, तो कहीं न कहीं हमें भी जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा मन करता है, वो नहीं कर पाते हैं, हुँ, ये मन का ही जाता है। तो हुँ, मैं वो ओढ़ के, और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ अगर दूध नहीं है, तो हिंदू का दूध नहीं लेंगे, काली चाय पी लेंगे। और हुँ, कुछ भी खाने का मन है, पूरी बाजार ढूँढ लेंगे, अगर मुसलमान की दुकान नहीं मिली तो नहीं खाएँगे। हुँ, इतना ज़्यादा भेदभाव है। तो हुँ, तब फिर घर पे ही ऐसी बात होती रही। एक बहन थी मेरी, वो भी बहुत ज़्यादा मुल्लानी बनी रहती है और स्कार्फ स्कार्फ बाँधे, और बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम इन लोगों के ज़बान पे रहता है। तो मेरी बुआ की लड़की थी वो, तो ऐसे ही बोली कि हम तो नहीं खाते भैया, हम मुसलमान हिंदू का नहीं खाते वाते हैं, और कुछ भी पूरे रास्ते हम चले जाएँगे इतनी दूर, रायबरेली में रहती है वो, और मैं आज़मगढ़ गई थी। तो बोली, अब मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँगी, कुछ नहीं खाऊँगी, कोल्ड ड्रिंक पी लूँगी, चाय नहीं पीऊँगी। तो मैंने कहा, क्यों कोल्ड ड्रिंक पी लूँगी, चाय नहीं पीओगी? बोली, वो पता नहीं हिंदू की है कि मुसलमान की है। तो मैंने कहा, कोल्ड ड्रिंक कैसे पता कि तुम्हें मुसलमान की है वो? तो वो तो पैक होती है ना। तो मैंने कहा, वहाँ भी तो हिंदू लगे हैं ना, पैक होते हैं तो क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक भी मत पियो, कुछ मत खाओ पियो। तो कहती, नहीं, पैक चीज पाक है, पैक चीज को मान लिया जाता है, ये हमारा शरा कहता है। तो मैंने कहा, ये बता दो, शरा हिंदू मुस्लिम ये क्या बहुत पहले से चला आया है? लोगों को पता था हुँ, कि आने वाले हिंदुओं की दुकानें होंगी, मुसलमानों की दुकानें होंगी, इतने चाट पकौड़ों की दुकानें लगी होंगी। मैंने कहा, तुम कुछ भी मत खाओ, सब ढोंग क्यों करते हो अभी भी? मतलब मैं बहुत बर्दाश्त करने के बाद, वहाँ पे इतना माहौल मैं बार-बार देख रही थी, हिंदू मुस्लिम, इतना बर्दाश्त करने के बाद लास्ट टाइम मेरी बहस हो ही गई इस बात पे। वो तो बोली, ये ढोंग-वोंग थोड़ी ना है, तुम जाओ, अच्छा तुम अपना काम, तुम ऐसी सोचती रहती हो, तुम सबके बारे में, तुम खुद तो कुछ करती नहीं हो, तो दूसरों को भी यही सोचती हो। मैंने कहा, हाँ, ठीक हुँ। है। मेरे ख़्याल से ये जो आपने एक्चुअली बहुत ही अच्छे टाइम पे आपने ये बात कही क्योंकि कई बार अभी पिछले इनफैक्ट 2-3 सालों में तो और मुस्लिम समुदाय के अंदर ही ये रहा है कि हिंदुओं ने एक 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 तरीके से एक माहौल बना है जिसमें मुसलमानों के विरुद्ध लोगों की भावनाएँ थोड़ी बदली हैं। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कई बार मुसलमानों के अगेंस्ट कोई अटैक हो रहे हैं और वो उन एक ऐसे दर पर हो रहे हैं कि हम देख सकते हैं कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट एक तरीके से मतलब एक मुहिम चलाई जा रही है कि मुसलमानों के अगेंस्ट कोई किसी तरीके की नेगेटिव भावनाएँ हो एक तरीके का आक्रोश पैदा हो हिंदुओं के अंदर। वो हम वो मैं सोचती हूँ वो उसमें क्या कर सकते हैं हम? ये क्या क्योंकि हम जब मैंने आपकी कहानी सुनी है, आपकी जो हिंदुस्तानी मुसलमानियत है वो जैसी है वैसी है, लाइक हमारे अंदर कोई ऐसी भेदभाव वाली भावना होती नहीं है। तो लेकिन जब कोई बाहर से कोशिश कर रहा है भेदभाव वाली भावना और डालने का, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो व्यवहार में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं? तब यही थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि उनको पूरी डिटेल समझाएँ कि मतलब आप इतना जब हिंदू मुसलमान कर रही हो, हम एक देश में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, और हम सबसे पहले मुसलमान होने से पहले हम हिंदुस्तानी ही हैं। तो हम एक साथ हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, जो हमारा वो बहुत पुराना नारा है, हम भाई-भाई हैं, तो हम एक समाज में हैं, एक भाई-भाई हैं। तो इतना भेदभाव नहीं सही है। अगर आप हर चीज़ में हिंदू मुसलमान करोगे, तो हमें नहीं पता कि जो चीज़ें हम इसको पाक मान के खा रहे हैं, शरीयत मतलब हमारा शरीयत इजाज़त देता है, वो हिंदू ने पैक किया है या मुसलमान ने पैक किया है। हुँ, अगर हिंदू मान रहे हैं, हिंदू भी यहाँ पे नहीं खाते मुसलमानों का, तो अगर हिंदू हुँ, इस तरह की चीज़ छूत मान रहे हैं, तो उनको भी नहीं पता कि जो और चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसने, हिंदू ने बनाया है या मुसलमान ने बनाया है। हुँ, हुँ, कोशिश करते हैं, तो कुछ लोगों को थोड़ा-सा ढीले हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से तो बदलाव अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आने वाला है। हुँ। पर आ सकता है। आ सकता है, कोशिश करने पे हम जैसे हर परिवार में एक-एक लड़ने वाले हो जाएँगे तो शायद बदलाव। हाँ, आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर हर एक परिवार में एक एक नाज़नीं रिज़वी होंगी, तो बदलाव ज़रूर आ सकता है। नाज़नीं मेरे पास आपके लिए 2 और सवाल हैं एंड आई थिंक उसके बाद हम रैप अप कर सकते हैं। तो सेकंड लास्ट सवाल तो ये है कि जैसे आपने बताया कि मुसलमानों की आप मुसलमान समुदाय में रहती हैं, तो आपको लोग मुसलमान नहीं समझते। आप जब मुसलमान समुदाय के बाहर काम करती हैं, तो लोग आपको नहीं समझ पाते कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू। तो आपको
कैसा लगता है? क्योंकि मैं भी इस तरीके के कन्फ्यूज़न के साथ कई बार फेस करती हूँ, डील करती हूँ। तो उसी उसी वजह से मैं भी मुस्लिम शुरुआत की कि भई हम सब मुसलमान हैं। किसी भी दौर में या किसी भी तरीके की लाइफ़स्टाइल जी रहे हों, पर मुसलमान होना हमारी एक नारी के साथ-साथ, औरत होने के साथ-साथ ये भी एक आइडेंटिटी है। तो आप किस तरीके से ये कन्फ्यूज़न कम करती हैं लोगों में? हुँ, मैं यहाँ पे एक और बात जोड़ना चाहूँगी कि मैं एक और भी कुछ नहीं, जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम में भी 2 समुदाय हैं। तो मैं शिया हूँ, मेरी शादी सुन्नी से हुई होती है, तो उनको ये लगता है ये शिया है, इनके यहाँ ऐसे होता है, उनके यहाँ वैसे होता है और मेरे सामने वो कमेंट करते रहेंगे शियाओं के बारे में। और जब मैं शियाओं के बीच में हूँ, जब मैं शियाओं के बीच में होती हूँ, तो वो उनको ये लगता है कि अब तो इसने सुन्नी से शादी कर ली है, ये तो सुन्नी है। वो सुन्नियों के बारे में बुरा-भला कहते रहेंगे, कुछ भी मेरे सामने सुनाते रहेंगे, मेरे बच्चों को मतलब कमेंट करते रहेंगे, ये तो सैयद खानदान के थोड़ी ना है, फलाने हैं, मतलब बहुत तरह की मुझे मतलब ये भी एक मेरे साथ हिंसा ही है कि मुझे 3 समुदाय में बँट के मेरे साथ हिंसाएँ हो रही हैं। तो मैं हुँ, हुँ। क्योंकि मैं शिया से लेकिन मैं मुझे वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, आप खून बहा रहे हो, मातम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। क्या है ये सब? आप एक तरफ कहते हो खून हराम है और आप एक तरफ ताज़िया ले जाके जा रहे हो, खून बहा रहे हो, तो फिर वो हराम नहीं है? हुँ, बहुत सारी चीज़ें तो मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ, तो फिर मैं उनके बीच में मतलब एक नास्तिक हो जाती हूँ, बहुत बुरी औरत हूँ कि अरे! तुमने इतना बुरा बोल दिया मौला के बारे में, तुम तो गुनाह की तुम तो दोज़ख की हकदार हो, ऐसा बोल देती हो। हुँ। और सारी चीज़ें मतलब हैं, सुन्नियाँ भी हैं, तो वो भी मुझे कहते हैं, "तुम सुन्नी क्या, तुम्हारे यहाँ नमाज़ इतनी पढ़ी जाती है?" वो कहेंगे, "तुम्हारे" शियाओं के बीच में आऊँगी, "तुम्हारे यहाँ नमाज़ इतनी पढ़ी जाती है, जबकि मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ।" तो मैं ना शिया वाली पढ़ती हूँ, ना सुन्नी वाली पढ़ती हूँ। तो वो मतलब टाइम अगर फिर भी मुझे सुनने को मिलता है, एक तो ये शिया-सुन्नी वाला बीच हो गया, दूसरा एक हिंदू वाला है कि अगर मैं हिंदू के बीच में हूँ, तो मेरा लुक उनको लगता है कि हाँ, मैं हिंदू हूँ। हुँ, और अगर मैं मुस्लिम के बीच में हूँ, तो मैं उनके बीच में मुसलमान नहीं हूँ। हिंदू हिंदू के साथ हूँ, लेकिन मैं बिंदी लगाई हूँ, बिछिया पहनी हूँ, लेकिन मेरा नाम तो वही है ना, तो हुँ, मैं उनके लिए मुसलमान क्योंकि नाम है मेरा मुस्लिम नाम है, तो वो कितना भी वो बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो मुझे इसी रूप से देखेंगे कि मैं एक मुस्लिम हूँ। और हुँ, मुसलमान के बीच में मैं मुसलमान में मैच ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ ऐसा कर ही नहीं रही हूँ कि जो उनको लगे कि मैं मुसलमान हूँ। हुँ। ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं झेल रही हूँ ये सब और लोग जो हैं काफ़ी लोग हैं जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, वो बिंदी भी कुछ लोग लगाने लग गई हैं। उनको नहीं लगता कि बिंदी लगाना गुनाह है। आपसे ही थोड़ा सीख रही हैं। मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है कि हमारे समुदाय के अंदर ही हमारे पास इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स हों, आप जैसे एग्ज़ाम्पल हों, ताकि और जो लड़कियाँ हैं, जो पत्रकारिता करना चाहती हैं, जो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हैं या एक तरीके से डिसीज़न ऐसे लेना चाहती हैं, जो उनके हक़ में हों, उनके पास इस तरीके के इंस्पायरिंग फ़िगर्स हों, जो आप जैसे लोगों को देखकर वो थोड़ा हौसला ले सकें, समझ सकें कि हाँ, अकेली नहीं है वो। क्योंकि मुझे मेरा नेक्स्ट सवाल यही है कि मुस्लिम समुदाय के अंदर ऐसे क्या बदलाव ज़रूरी हैं, जो आपको लगते हैं, जिससे महिलाओं की आज़ादी और खुद की पहचान बनाए रखने पे कोई टोक ना हो? क्योंकि अब ज़्यादातर इनफैक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा कभी-कभी लगता है कि एक तरीके की जो मानसिकता है, उसको बदलने में शायद ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा वक़्त भी लग सकता है। मुस्लिम समुदाय में एक तो यही कि पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा है, जो ग्रामीण स्तर है, अभी जो शहरी स्तर हैं तो वो कम हो गए हैं। हुँ, लेकिन बहुत शहर की बात करें तो वहाँ भी है, जैसे अब हम बम्बई की बात करें तो वहाँ के मुस्लिम हर बगैर निकाब के नहीं निकलती हैं। हुँ, वो अंदर कपड़े भले ही जीन्स टॉप पहन लें लेकिन बुर्का ज़रूर ओढ़ेंगी। तो सबसे पहले तो ये पर्दा प्रथा और पहनावा-ओढ़ावा जैसा अब मेरी लड़कियाँ हैं तो मैं घर पे रहती हूँ, शॉर्ट्स भी पहन लेती हैं, स्कर्ट टॉप भी पहनती हैं, जीन्स भी पहनती हैं। सूट तो वो मतलब छूना नहीं चाहती हैं, लेकिन फिर भी समाज को देखते हुए मुझे थोड़ा-थोड़ा उनको कहना पड़ता है कि एक आध सूट भी पहना करो, आदत डालो सूट पहनने की। तो लोगों की बातों की वजह से वो भी है, लेकिन मैं उन पे फिर भी रोक नहीं लगाती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि ये कपड़ा नहीं पहन सकती हो तो नहीं पहनोगी, पहनोगी तुम, मगर थोड़ा-सा समाज को देखते हुए बदल लो। तो मैंने हुँ, कभी बच्चों को रोक नहीं लगाया कि तुम ये मत पहनो, वो मत पहनो, पहनो जो भी मन चल रहा है। तो कपड़े का पहनावे पे भी बहुत ज़्यादा मुस्लिमों में रोक-टोक है। आप सूटी पहनिए, दुपट्टा डालिए, दुपट्टा कस के चलिए। बिना दुपट्टे के घर पे भी नहीं रह सकते। अगर हमारे घर के ही लोग हैं तो भी हमें दुपट्टा डाल के ही रखना है।
ये चीजें हैं, पर्दा बदलने की कोशिश करना, पर्दा कम करना चाहिए। आप नजर का पर्दा करिए, और मतलब जरूरी नहीं कि हम बेपर्दा है तो हम गलत ही सोच है, ये लोग हमें गलत देखेंगे, हम गलत ही लोगों को देख रहे हैं। खाली बुर्का हो जाने से, बुर्का ओढ़ लेने से पर्दा नहीं हो जाता है। वो है जैसे अब समाज में जो ग्रामीण स्तर है ना, तो अगर खाना हो रहा है शादी का या कुछ बड़ा फंक्शन है, तो लड़कियों का अलग, औरतों का अलग लगा देंगे और लड़कों का अलग लगा देंगे। जैसे कि अब जो बड़े शहरों में तो औरतें आदमी एक साथ खा रहे हैं, एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सब काम, औरतों का अलग, आदमियों का अलग। मतलब अभी मैं गई थी तो मेरी बहन बुआ की लड़की, फूफी की लड़की की विदाई थी, तो विदाई के टाइम भी एक बच्चा नहीं ऊपर आया, लड़का तक नहीं आया, जहाँ तक मेरे पापा सगे मामा थे वो तक उससे मिलने नहीं जा पाए। इतना ज्यादा पर्दा है कि औरतें, यहाँ की औरतें हैं, सबको पर्दा करना पड़ेगा अगर वो आएंगे तो। मतलब बहुत ही ज्यादा है। वो बदलना और सोच बदलनी कि ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये कैसे खाएं। काली चाय आप पी रहे, नींबू डाल डाल के आप दूध नहीं मंगा रहे हो कि वो हिंदू का है। नींबू भी तो हिंदू के पेड़ से आया होगा कहीं से। ये बहुत ये तो जरूरी कहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं आपकी रिपोर्टिंग के ज़रिए वही देखती हूँ कि आप कहीं-कहीं किसी मतलब आप किसी से भी बात कर लेती हैं, क्योंकि आप सबसे वही सवाल पूछती हैं। जब आप अपने वीडियोज़ बनाती हैं, तो आप ये नहीं देखती हैं कि हम सिर्फ़ इनसे, ये जो औरत है सिर्फ़ इनसे पूछेंगे, आप मर्दों से भी सवाल करती हैं। क्योंकि उस तरीके के नारीवाद, पितृवाद को लेके सवाल, समुदाय के भेदभाव को लेके सवाल, छुआ-छूत को लेके सवाल, ये सवाल हम सबको अपने अंदर और बाहर आस-पास वालों से पूछने ही चाहिए। और जब तक हम ये सही सवाल नहीं पूछेंगे, मेरे ख़्याल से हमारे पास वो जवाब नहीं आएँगे। वो सोच की उपज नहीं होगी, जिस तरीके से हम एक हिंदुस्तान में एक साथ मिलके और एक एक दिल खोल के मिलके जो रहना चाहिए, वो रह सकते हैं। और अगर मैं हमेशा अपने जितने भी मेरे गेस्ट आते हैं, उनसे ज़रूर ये पूछती हूँ कि मैं भी मुस्लिम, अगर मैं आपसे कहूँ, तो वो ये 3 लफ्ज़ आपके लिए क्या मायने रखते हैं? मेरे लिए मेरे मन में कभी मतलब ये आता नहीं कि मैं भी मुस्लिम हूँ। ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मुझे बस मेरे लिए मायने ये रखता है कि मैं एक औरत हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। कभी भी मेरे मन में ये नहीं आता है कि जिस तरह जब अगर कोई मैच चलता है या कोई कंपटीशन चलता है, अगर देश में मैच जब चलता है तो अन्य देश का और हिंदुस्तान का हो रहा है, तो हुँ। इसमें ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इतना ज़्यादा मतलब जोश नहीं होता लोगों के अंदर। लेकिन अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का होगा, तो उतना ही जोश मतलब होगा, उतना ही जोश हिंदुस्तानी मतलब हिंदुओं के अंदर भी होगा। तो अगर हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हम हिंदुस्तान के बारे में सोचें। वो हुँ। पाकिस्तान है, ठीक देश है, हमारा ही हिंदुस्तान का ही एक टुकड़ा है। लेकिन फिर भी जब हम जिस जगह में रह रहे हैं, जिस जगह का खा रहे हैं, हम उसके बारे में सोचें। हमें इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए कि बस हिंदुस्तान जीते या पाकिस्तान। हाँ, ठीक है, आपका फेवरेट है कोई खिलाड़ी, आप उसके बारे में सोचो। लेकिन हुँ। मुसलमान को, हिंदू को भी, दोनों को ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि हिंदुओं को, जैसा हिंदुओं को और देश से मतलब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जीतना नहीं चाहिए। हुँ। जो हमारे मुद्दे हैं उनसे मतलब नहीं है, लेकिन बराबर में क्या चल रहा है उससे ज़्यादा अपना लगाना है, हाँ, सही कह रही हैं। मैं आई थिंक ये जो पूरा एपिसोड रहा है, ये मेरे लिए काफ़ी एक तरीके से मुझे प्रेरित किया है इसने ये समझने के लिए कि हम कौन से मुद्दे हमारे लिए बहुत अहम है उठाने, औरत होने के ज़रिए। हम ऐसे मुद्दे उठाएँ जो सिर्फ़ ये ना दिखाएँ कि हाँ, ये मुद्दे ज़रूरी हैं, पर ये भी दिखाएँ कि जब तक ये मुद्दे हल नहीं होंगे, बाकी के और मुद्दे नहीं हल हो सकते। अगर हमें आप जो अलग-अलग और चीज़ें को टॉपिक्स उठाती हैं, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमें सबसे पहले एक जड़ को पकड़ना होगा। और वो जड़ है कि पितृवाद वाली भावना ख़त्म करनी है समाज से। और नारीवाद का चश्मा पहन के सारी बातें करनी है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़नी जी आपका। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वाला एपिसोड निकालने के लिए। तो अगेन दिल से शुक्रिया। और कभी-कभी ये होता है ना कि लोगों के मन में तो वो बातें हैं, लेकिन लोग वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम उनसे इस तरह का सवाल करते हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर वो जवाब देने के बाद शायद कुछ बदलाव भी आए, कुछ सोच भी पाते हैं वो। तो हुँ। मन में तो उनके चलता है, कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं कि क्या ग सही है, क्या गलत है, लेकिन उसको अपने अंदर ला नहीं पा रहे हैं। तो शायद सवाल करने से वो उस चीज़ को बदल पा रहे हैं। आपके सवालों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़नी। आप ऐसे ही सवाल पूछते रहें, आप ऐसे ही बहस करती रहें और मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत जल्द हमारे समाज में हर फैमिली में एक नाज़नी रिज़वी तो ज़रूर होंगी।
तो हम उसी उसी की एक सोच और जोश के साथ आगे बढ़ें। तो थैंक यू सो मच नाज़मी एंड मिलते हैं किसी वक़्त कभी। ओके, थैंक यू। थैंक यू।